कोलाइड भी कहते हैं, कोलाइडल भी कहते हैं, तो दिक्कत नहीं है, दोनों ही हो सकता है। अब ये पूरा चार्ट क्लास 9th में खत्म हो गया है। ये भी क्लास 9th में भौतिक गुणों के साथ खत्म हो गया है। रासायनिक गुण, चूंकि हमको उस समय तक रासायनिक सूत्र लिखने नहीं आता था, रासायनिक समीकरण लिखने नहीं आता था, तो इन सब के रासायनिक गुणों को नहीं बताया गया था, सिर्फ भौतिक गुणों को बताया गया था कि हाँ ठोस होता है या भंगुर होता है, चमक होता है या ना होता है, वो सारी चीजें बता दी गई थी। धातु, अधातु, उपधातु के भी भौतिक गुणों को हम सब जान रहे थे। लेकिन अब इस साल ये कैटेगरी में तो अब कुछ बचा ही नहीं है, सीखने को खत्म हो गया। पर ये और फिर ये तीनों हमको फिर से पढ़ना है अच्छे से। ये अगर तुम अपने केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर उठा के देख लो, अभी दूसरा पढ़ रहे हैं हम सब, तीसरा चैप्टर उठा के देख लो, तो उस चैप्टर का नाम ही है धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगला चैप्टर होगा वो हमको इस सेक्शन को पढ़ने के लिए क्या कहते हैं, विवश करेगा। और यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, 3 कैटेगरी हो जाती है किसकी, यौगिक की। इसकी कैटेगरी को आज हम ऐसे बनाते हैं, 1 2 3। यौगिक 3 प्रकार के, पहला होता है अम्ल, दूसरा होता है क्षार और तीसरा होता है लवण। तो अभी हम सबको ये वाला सेक्शन पढ़ना है। आ रही है बात समझ में कि पदार्थ का 2 प्रकार हुआ, शुद्ध और अशुद्ध। अब इन दोनों प्रकारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें 9th में बता दी गई। शुद्ध पदार्थ का बंटवारा हुआ तत्व और यौगिक के बारे में, तो तत्वों के बारे में भी बताया गया और यौगिक के बारे में भी बताया गया। अशुद्ध का बंटवारा हुआ मिश्रण, यानी अशुद्ध हो गया मिश्रण, तो मिश्रण के बारे में भी सब कुछ बता दिया गया 9th में। अब इसके बंटवारे की बारी शुरू हुई, तो मिश्रण का जो बंटवारा हुआ समांगी, विषमांगी, फिर समांगी विलयन में, विषमांगी निलंबन और कोलाइड में, ये सब 9th में खत्म हो गया। इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं बचा जो हमको इस साल देखना पड़ेगा। थोड़ी सी चर्चा इसकी हो जाए तो और बात है, बाकी इधर कुछ नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो था तत्व यौगिक बताया, आगे इसके धातु अधातु और उपधातु के भौतिक गुणों को बता दिया, रासायनिक गुण बताने का मौका ही नहीं दिया, रासायनिक गुण बताया ही नहीं। कारण बता दिए क्यों, क्योंकि उस समय तक ना तुमको रासायनिक सूत्र लिखने आता था, ना ही रासायनिक समीकरण लिखने आता था, इसलिए ये ऐसा का ऐसा छोड़ दिया गया। तो ये तो पढ़ना ही है हमको, लेकिन उससे पहले यौगिक के प्रकार की चर्चा कर दी गई। यौगिक 3 प्रकार के हो गए, अम्ल, क्षार और लवण। अब इन तीनों प्रकारों को पहले हमको पढ़ना है। तो मेरा अभी का जो टारगेट है इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो ये है। अगले चैप्टर में फिर हम सब इसको पढ़ेंगे, इसको अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से इससे शुरुआत करना है और फिर इसको पढ़ना है। केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तीसरे चैप्टर के समय फिर से इस चार्ट को बताना होगा, उस समय बताएंगे कि हाँ ये इस बार हम सबको पढ़ना है। कोई तकलीफ नहीं, पता चल गया कि तुमको पदार्थों के बंटवारे में किस जगह का कौन सा सेक्शन हमको पढ़ना है। तो अब हम इनके बारे में बारी बारी से शुरू करते हैं। इस बार उम्मीद है तुम सबको लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा, चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। उसके बाद बना बनाया तैयार किया हुआ नोट्स तुम सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा, समझ गए। तो ये चैप्टर भी तुम्हारा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आज सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन। क्या है वो इंट्रोडक्शन, तो अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, तीनों को पहचान लेते हैं। फिर उसके बाद हम सब कल से परिभाषा, किताबी भाषा और बाकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे अम्ल की। क्या होता है पता है, एक लाइन में तुम्हारी भाषा में हम बोले तो जो खाने में खट्टा लगता है, ये सीड भाई साहब इंग्लिश होता है, तब तो वही हो गया ना, एप्पल सेब और सेब एप्पल, बाकी तो समझने को कुछ बचा ही नहीं। तो अम्ल यानी एसिड क्या हो गया, तो जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। इसके अलावा एक चीज हम सब कल समझेंगे, H+ आयन का अलग होना, इस पर कल चर्चा करेंगे। पर एक और चीज जो जानने का है वो ये कि एक लिटमस पेपर होता है, सूचक कहते हैं हम उसको।
वो प्रायः होता तो पर्पल कलर का है, कुछ कुछ बैगनी जैसा होता है, पर जब उसको अम्ल में डाला जाता है ना तो वो अम्ल में हो जाता है लाल रंग का, उसका कलर बदल जाता है। ठीक वैसे कभी खाते हुए कपड़े पर सब्जी का रस गिरा है? सब्जी गिरा है, रस क्या बोल रहा। तो सब्जी, जिस जिस जगह सब्जी गिरता है उस जगह का जो धब्बा होता है वो पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है ना। फिर थोड़े समय बाद हम अम्ल अम्ल से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। उसको जब तुम धोने के लिए सर्फ में डुबाते हो तो सर्फ में डूबने के बाद वो जो पीला रंग रहता है, पता है कैसा हो जाता है, कैसा दिखने लगता है वो दाग? लाल दिखने लगता है। तो ये हो गया क्षार की हल्दी। अब मेरे पास हल्दी पत्र नहीं था, मेरे कपड़े पे ही गिरा हुआ हल्दी था, सब्जी में हल्दी ही था ना जिसका दाग लगा, तो मेरे कपड़े पर ही गिरा हुआ हल्दी था। तो हल्दी लगा हुआ कोई कपड़ा होता है ना, उसको हम हल्दी पत्र कहते हैं। हल्दी लगा हुआ कोई कपड़ा हो, यानी हल्दी वाला गुण वाला कोई कपड़ा हो, उसको जब हम सर्फ में डालते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। सर्फ जो है वो क्षार है, हम आएंगे उस पर। सर्फ जो है वो क्षार है, अम्ल नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजर के सामने वो उदाहरण अक्सर आता है, इसलिए हम उसको दे रहे हैं कि हल्दी पत्र भी क्या किया, काम किया, एक सूचक का, सूचक जो हमको ये बता रहा है कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है और लवण कौन है। अब जब वो हल्दी लगा हुआ कपड़ा, यानी तुम्हारे कपड़े का जो दाग है वो सर्फ में डालने के बाद लाल हो जाता है, फिर तब उसको जब तुम बार बार पानी में डुबाते निकालते हो, बार बार खंगालते हो, तो धीरे धीरे वो वापस से पीला हो जाता है। पता नहीं गौर किए हो कभी इस चीज पे? दाग छूट जाए तब तो और बात है, दाग नहीं छूटता है ना, तो जब तक सर्फ में डूबा होता है वो तब तक लाल होता है। तीन चार पानी जब उसको खंगाला जाता है तो वो दाग फिर से लाल हो जाता है, क्योंकि बार बार पानी में डुबाने के बाद उस दाग के ऊपर जो सर्फ का प्रभाव था, यानी जो क्षार का प्रभाव था, वो प्रभाव ही खत्म हो गया। प्रभाव खत्म हो गया तो फिर वो वापस अपने कलर में आ गया। हल्दी पत्र पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एक खराबी है कि मान लो सर्फ था तो सर्फ से लाल हो गया, लेकिन उसी सर्फ के जगह उस पर तुम एसिड डाल दिए होते कपड़ा बचता ही नहीं, दाग तो छोड़ दो। तो एसिड बहुत सारे तरह के होते हैं, तुम जो अचार खाते हो वो भी एसिड है, तुमको पता है या नहीं है पता नहीं। अचार खाते हो वो भी एसिड है। उसके अलावे तुम जो वो सिरका खाते हो, सिरका समझते हो, विनेगर, तो विनेगर जो यूज होता है खाने में, फास्ट फूड बनाने में, वो भी अम्ल है, वो भी एसिड है। तो एसिड बहुत सारे तरह के होते हैं, उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे हो ना? प्रबल अम्ल हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल हो गया वीक एसिड। तो दुर्बल जो है वो खाने के काम आता है, और दुर्बल में ही वो सब भी आ जाता है, जब चींटी, मधुमक्खी, बिर्नी डंक मारती है तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो छोड़ देती है वो भी अम्ल ही छोड़ती है, और वो अम्ल दुर्बल अम्ल हुआ करता है। तो दुर्बल अम्ल ऐसा नहीं है कि सिर्फ जलाने के, हाँ सिर्फ जलाने के काम आता है, कभी कभी फुलाने के काम भी आ जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया ना कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। देखो, लिटमस पत्र के बारे में हम बोले कि वो होता बैगनी कलर का है, पर्पल कलर में आता है, बैगनी रंग का होता है, लेकिन जब उसको किसी अम्ल में डाला जाता है तो वो लाल हो जाता है, और किसी क्षार में डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है। समझ रहे हो? किसका नाम ले रहे हैं हम? लिटमस पत्र का। लिटमस पत्र का जो भी ओरिजिनल रंग है वो तो तुम जान गए, वो रंग है बैगनी। इसका कलर ठीक वैसा होता है, तुम सबके टेबल पे जमा होगा काई, देखते हो ना? टेबल पे काई नजर आता है। अब जिसके यहाँ नल लगा हो उसकी बात तो नहीं करेंगे। फिसलन जो लग जाता है टेबल वेबल पे पानी के आसपास, कजली, कजली, और कुछ बोलते हो? हाँ हाँ। तो उसमें सिर्फ ग्रीन नहीं, हाँ सिर्फ ग्रीन नहीं, उसमें भी थोड़ा बहुत कलर का वेरिएंट आ जाता है, अलग अलग तरह का थोड़ा बहुत कलर उसका भी हो जाता है। तो वो जो होता है, अगर बायो पढ़े होगे तो चर्चा किया होगा, वो शैवाल होता है, लाइकेन, बायो में चर्चा होगा उसका। तो वो लाइकेन उसी चीज से, उसी चीज से बनता है लिटमस पत्र। वो जो शैवाल देख रहे हो, वो जो कजली देख रहे हो, उसी चीज से बनता है क्या, लिटमस पत्र। और ये लिटमस पत्र शुरू में होता है बैगनी रंग का, लेकिन जब अम्ल में डाला जाता है ना तो ये हो जाता है लाल।
और जब क्षारक में डाला जाता है, क्षारक नहीं बोलेंगे, क्षार ही बोलेंगे, जब इसको क्षार में डाला जाता है तो इसका कलर हो जाता है नीला। तो याद रखना, लिटमस पत्र का अम्ल में रंग कैसा हो जाता है, लाल, और लिटमस पत्र का क्षार में रंग कैसा हो जाता है, नीला। अब हम एक नीला लिटमस पत्र लेंगे और उसको क्षार में डुबा देंगे, उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र लिए, उसको क्षार में डुबा दिए, रंग कैसा हो जाएगा, नहीं नहीं, नीला वाला ले लिए हम, पहले से उसको किसी क्षार में डुबा के लाए थे, वो नीला हो गया। तो बैगनी का जिक्र तो तुमको तुम्हारी किताब में कहीं नहीं मिलने वाला है। तुम जो कहो कि किताब में कहीं लिखा मिलेगा लिटमस पत्र का रंग बैगनी होता है, नहीं मिलने वाला है। तुमको पता चलेगा लिटमस पत्र दो ही रंग का होता है, या तो लाल होता है या नीला होता है। क्यों होता है वो तो हम समझा दिए कि अम्ल में डुबा दो तो लाल और क्षार में डुबा दो तो नीला। अब मान लो हम, चलो तुम नीला से हट के लाल पर जाते हैं कि लाल लिटमस पत्र है, उसको ले जाके हम अम्ल में डुबा रहे हैं, लाल लिटमस पत्र है उसको अम्ल में डुबा रहे हैं, रंग कैसा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, रंग बदलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वो पहले से लाल है और अम्ल भी लिटमस पत्र को लाल ही कर सकता है। तो पहले से लाल है तो और कितना लाल करेगा बताओ। उसी तरह क्षार में अगर नीला है तो क्षार में डुबाने के बाद भी वो नीला ही रहेगा, वो लाल होने वाला नहीं है। तो इसलिए जब हमको क्षार में डुबाना होता है तो हम लाल लिटमस पत्र लेके आते हैं, और जब हमको मतलब अम्ल में डुबाना होता है तो हम नीला लिटमस पत्र लेके आते हैं। तो इसलिए कहा गया नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डुबाने पर वो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पत्र को क्षार में डुबाने पर वो नीला हो जाता है। समझ गए। तो सूचक ऐसे ही है, सूचक का यही परिभाषा है, मतलब क्या करता है ये, अम्ल क्षार लवण की पहचान में मदद करता है, उसको सूचक कहते हैं। सूचक पर भी आएंगे, लेकिन पहले अम्ल क्षार लवण पर चलते हैं। तो अम्ल की बात तो समझ में आ गई, अभी सिर्फ पहचान है, बहुत सारी चीजें हैं। जब कल का जो टॉपिक होगा यहाँ हम लिखेंगे अम्ल, और अम्ल के बारे में फिर ढेर सारी बातें जानेंगे, समझेंगे, उसका कुछ उदाहरण देखेंगे। संतरा, नींबू, नारंगी, सब में क्या होता है, सब में अम्ल है। हाँ, सब में अम्ल है। अचार खाते हो उसमें भी अम्ल है। और अगर दही याद होगा, दही में भी क्या होता है, दही में भी अम्ल है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। उसी तरह इमली, जितनी भी खट्टी, हाँ बिल्कुल उसमें भी अम्ल है। जितनी भी खट्टी चीजें खाते हो सब में अम्ल है, जो खाते हो वही। समझ गया ना। तो इस तरह से अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जल में घुलकर H+ आयन देता है। अब H+ आयन की चर्चा तो हम कल करेंगे, आज तो हम करेंगे नहीं, तो ये बात बच गई। क्षार पर आते हैं। क्षार के बारे में कहा जाता है यह स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जल में घुलकर OH- आयन देता है। यह है क्षार की परिभाषा। अब क्षार का उदाहरण बताते हैं। तो उदाहरण में क्षार का एक उदाहरण तुम्हारे सामने, कुछ हद तक सर्फ आ जाता है, साबुन आ जाता है, ये सब क्षार के उदाहरण हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना। थोड़ा बहुत हम तो अपने तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ दिया करते हैं। वो जो बैगन का चोखा खाए हो कभी, खाया है? बैगन का चोखा, हाँ। अब ये बैगन का चोखा, बैगन जो पकाया गया, किस पर पकाया गया, गैस चूल्हे पर पका लिए या लकड़ी पर पकाए। हाँ, क्योंकि हम सब के साथ मजबूरी रही है कि हम सब के यहाँ जो भी पकेगा वो गैस पर पकेगा। लेकिन जब लकड़ी पर उसको पकाया जाता था ना, लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी के ऊपर डालकर, तो जब बैगन पकता था उसके ऊपर लकड़ी का राख भी कुछ हद तक लग जाता था, और फिर पूरा का पूरा स्वाद जो है उसका कहीं और, मतलब गैस पर पका हुआ बैगन और लकड़ी पर पका हुआ बैगन, लकड़ी वाला का स्वाद ही कुछ और हो जाता है। ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी हम बिहारी लिट्टी चोखा के मामले में आगे हैं, और वहां भी जो चोखा बात होता है तो बैगन का चोखा ही होता है, कोई और चोखा तो होता नहीं है।
जानते हो ना लिट्टी चोखा बोलते हुए? लिट्टी चोखा में लिट्टी के साथ जो चोखा, नहीं, लिट्टी के साथ जो चोखा दिया जाता है वो बैगन का चोखा होता है। समझ रहे हो? तो इस तरह से, क्या इस तरह से भूल तो गए, बात भटक जाता है। लिट्टी चोखा नहीं, उससे पहले का चोखा, बैगन का चोखा। तो चोखा के ऊपर लगा रह गया क्या, लकड़ी का वो थोड़ा थोड़ा राख, और उसके चलते स्वाद जो है कुछ सौंधा सौंधा स्वाद हो जाता है, मतलब कुछ कसैला स्वाद जिसको तुम कह सकते हो, राख लगा हुआ स्वाद जो होगा। तो वहां उस राख के जो हल्के टेस्ट का अनुभव करते हो वो भी क्षार का ही स्वाद माना जाएगा। वो स्वाद भी किसका स्वाद है? क्षार का स्वाद है। बाकी नहाते हुए साबुन तो अक्सर मुंह में गया होगा, जो स्वाद मिलता है वो क्षार का स्वाद है। देखो कड़वा बोला गया है, कड़वा बोला गया है, इसका मतलब नहीं है कि मिर्ची खा लो और बोलो कि सर यही तो क्षार का स्वाद है, कड़वा है। समझ रहे हो ना? मिर्ची का स्वाद जो तीता होता है, लोग उसको भी कड़वा ही बोल देते हैं। सब्जी में ज्यादा मिर्ची डाल दो तो बोलता है वो सब्जी कड़ू हो गया है, बोलता है कि नहीं? कड़वा बोलता है वो तो गनीमत है कलवा नहीं बोलता है चलो, तो इस तरह से कड़वा तीता से थोड़ा सा अलग है। और कड़वा के लिए उदाहरण तुम्हारे सामने आ गया, तुम टेस्ट का अनुमान लगा सकते हो, नहाते हुए साबुन का मुंह में जाना और उस स्वाद का अनुभव लेना, वो स्वाद जो है वो क्षार का स्वाद होता है। हाँ, करेला भी कड़वा होता है। तो इस तरह से तुम्हारा क्षार के, हाँ करेला कड़वा होता है पर उसको क्षार मत मान लेना। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से अम्ल हो गया, क्षार, बेस ये भी हो गया, और लास्ट बचता है तुम्हारा लवण। सिर्फ परिचय देख रहे हो ना? सिर्फ परिचय है और कुछ नहीं। लवण, लवण, सॉल्ट। लवण नहीं जानते होगे, सॉल्ट शायद जानते होगे। सॉल्ट मतलब क्या हो गया? नमक। तो जो स्वाद में नमकीन होता है और साथ में जो उदासीन होता है, मतलब जिसकी औकात ही नहीं है कि वो लिटमस पत्र के कलर को बदल देगा। समझ गए? कोई भी डाल दो, नीला डालो, लाल डालो, सॉल्ट कहेगा हम ठेकाने लिए हैं रंग बदलने का, जाने दो, आया गया। तो ये उदासीन होता है तो ये उदासीन होता है, स्वाद में नमकीन होता है, साथ में उदासीन होता है। उदासीन मतलब जो एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो एक खास बात है, आगे हम सब पढ़ेंगे, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है ना तो लवण बनता है। अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण बनता है। लवण और जल बनता है लेकिन लवण उसमें बनता है। जैसे तुम रात में कुछ खा के सो गए, दांत में कुछ फंस गया, अगर मुंह ना धोए हो तो दांत में कुछ फंस गया, फंसने के बाद क्या समस्या हो गई कि सुबह तक उसके आसपास लार, मुंह का जो लार है वो जमा होने लग गया, वो एक तरह का अम्ल बना लेता है दांतों के आसपास, जो धीरे धीरे दांत को करने लगता है कमजोर, अगर तुम मुंह ना धोते हो तो सुबह उठ के पहला काम अपना वही होता है, मुंह धोने का। तो दांतों के आसपास जमा हो गया क्या? अम्ल, जो दांत को खराब कर सकता है। सुबह हम सब क्या करते हैं? पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट क्या है पता है? पेस्ट है क्षार। पेस्ट हो जाए, वो दंत मंजन हो जाए, ये सब क्या है? क्षार है। ऐसे दंत मंजन जो डाबर लाल वाला होता है वो क्षार कम लवण ज्यादा होता है, लेकिन खैर जो हम सब यूज कर रहे हैं ना पेस्ट, पेस्ट है क्षार। तो क्षार को जब हम ब्रश में लगा के दांत के आसपास लगाते हैं तो दांत के आसपास जो अम्ल होता है उससे क्षार मेल कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और बना देता है लवण। लवण हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। अम्ल नुकसानदायक है, दांत को गला सकता है, खराब कर सकता है, लेकिन लवण तो कर नहीं सकता है, इसलिए हम क्षार का इस्तेमाल किए। समझ गए बात को? तो इस तरह से अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्षार का इस्तेमाल किया गया, और जब दोनों आपस में मिला, जिसको हम अभिक्रिया करना कहते हैं केमिस्ट्री में, तो फॉर्मेशन हो गया सॉल्ट का, लवण का। समझ गए बात को? तो उसी तरह एक और उदाहरण देख लो, जब तुमको कुछ खाना बड़ा अच्छा लगता है और कस के ठूस लेते हो तो शुरू होता है पेट में जलन और एसिडिटी। अब वो जलन इतना तकलीफ देता है कि तुमको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है उस जलन को शांत करने के लिए, और तब तुम इस्तेमाल करते हो इनो। 2 मिनट में काम शुरू, वही है ना ऐड? तो वो जो इनो है, इनो क्या है? इनो है एक क्षारक। क्षारक बार बार बोल देते हैं, है क्या वो? एक क्षार। अब क्षार है तो वो क्या करेगा? पेट के अंदर जो अम्ल का प्रभाव था उसको वो खत्म कर देगा। बायो में पढ़े होगे, पेट में एक थैली होती है, आत्महत्या की थैली कहते हैं उसको, हम कहते हैं ना सुसाइडल बैग। उससे धीरे धीरे सेक्रेट होता रहता है थोड़ा थोड़ा अम्ल,
खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो जो अम्ल है, वो अम्ल कभी कभी ज्यादा खा लेते हो, ज्यादा अम्ल रिलीज कर देता है खाना पचाने के लिए, और उस चक्कर में पेट में अम्लीयता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है, और तब उसको खत्म करने के लिए हमको इनो पीना पड़ता है। इनो तो कंपनी के ब्रांड का नाम हो गया कि चलो कोई कंपनी बना रहा है, इस नाम से वो अपना प्रोडक्ट बना दिया गया है। वास्तव में वो होता है केमिकल, अगर कुछ देखो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम सब कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये वो क्षार है जो पेट में अम्ल की मात्रा को खत्म करता है, अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। अम्लीयता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? पेट के अंदर जाके अम्ल से अभिक्रिया करता है और बनाता है लवण और जल। लवण हमारे काम का नहीं, उसके होने न होने से ज्यादा नुकसान नहीं है। तो इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है, प्रभाव खत्म हो जाता है। इसी यूट्यूब के शुरुआती केमिस्ट्री के वीडियो को देख लो, केमिस्ट्री का जो पहला दूसरा वीडियो होगा चैप्टर 1 करके बनाया हुआ है। अगर प्लेलिस्ट खोलने आता है, क्योंकि अब तो अच्छा खासा वीडियो जमा हो गया, हमको लगता है 90 वीडियो के आसपास जमा हो गया है इस चैनल पर। तो प्लेलिस्ट खोल के हाँ नहीं, वही कहें तो प्लेलिस्ट खोल के वहां जाके वहां से तुम आराम से वो पेज डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के साथ अगर भूल गए हो ना कि हाँ यौगिक कैसे बनता है, सूत्र जैसे यही लिखे हैं, कैसे MgOH2 हुआ है, अगर भूल गए हो तो ये सारी चीजें भी वहां बताई गई है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम लिए, हाइड्रोक्साइड लिए, और फिर कैसे वैलेंसी का, संयोजकता का हेरफेर हुआ है, वो सारी चीजें वहां बताई हुई है। तो जब जब भूल जाओ, कम से कम जाके 10 मिनट आधा घंटा उसको देख लो, और फिर उसके बाद उस टेबल को याद करो। क्योंकि इस साल, कम से कम इस साल तो बहुत जरूरी है। अगले साल नए टीचर मिलेंगे तुमको, फिर नए सिरे से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई शुरू होगा 11th-12th के लिए। लेकिन 10th के लिए तो जब तक हो, इस जगह हो, तो मेरे पास यही तरीका है और मैं ऐसे ही बताने वाला है। बाकी लोग भी कुछ अलग नहीं बताने वाले हैं, उनका भी तरीका यही होगा।